राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज होगा और आज शाम होने वाले शपथ ग्रहण में कुल 15 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें 11 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में हेमराज चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी समेत कुल 11 मंत्री कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जबकि श्रीमती जाहिदा, ब्रजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुढ़ा और मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए, लेकिन राज्यपाल को सिर्फ 3 मंत्रियों के ही इस्तीफे सौंपे। सीएम गहलोत ने राजभवन जाकर गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा के ही इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे हैं। तो आज मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। इससे पहले कई ऐसे मंत्री थे राजस्थान कैबिनेट में जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। हालांकि गवर्नर को केवल 3 ही मंत्रियों का इस्तीफा दिया गया है। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर किस तरीके से फेरबदल किया जाएगा राजस्थान के मंत्रिमंडल में, लेकिन आज 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में महेश जोशी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के लिए अशोक गहलोत को धन्यवाद कहा है। सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह की खुशी है, क्योंकि एक लोकसभा के सांसद ने लंबा संघर्ष किया जयपुर के लिए और तमाम लोगों के लिए, और फ्लोर पर भी मैनेजमेंट में आप माहिर माने गए। ये उसी का इनाम आपको मिला है? पार्टी का हर काम, हर जिम्मेदारी इनाम के तौर पर ही होती है। और जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है हाईकमान ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, और अजय माकन जी के जरिए जो एक मैसेज राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में देने की का जो मन बनाया हाईकमान ने, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी आशाओं पर खरा उतर सकूं। अब तक जो जो जिम्मेदारी मिली हैं उन जिम्मेदारियों को मैंने आत्मसात करके जीने की कोशिश की है। मैंने सोनिया जी से, राहुल जी से कुछ नहीं मांगा। तो मैं विभाग के बारे में क्या सोचूं? मैं तो कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा भी नहीं मांगा था, कैबिनेट मंत्री पद भी नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे दिया। ये उनका आशीर्वाद है। जो विभाग मुझे मिलेगा उस विभाग की हर जिम्मेदारी को अपना धर्म समझकर निभाने की कोशिश करूँ। और अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री रहे टीकाराम जूली का अब कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। इस वक्त टीकाराम जी हमारे साथ हैं। टीकाराम जी, सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अब अपने आप में आपको, और क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप पूरे प्रदेश की जनता, क्योंकि अलवर से तो आप ताल्लुक रखते हैं, प्रदेश की जनता आपकी ओर देख रही है। देखिए, मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, और धन्यवाद देना चाहूँगा आला कमान को, और धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान की जनता को कि मुझे पहले राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और आज कैबिनेट के रूप में, मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका दिया है। मेरी प्राथमिकताएं यही रहेगी कि गरीब, दलित, पिछड़ा, उसने जिस उम्मीद के साथ हमें समर्थन दिया है, सहयोग किया है, उसकी प्राथमिकता दी जाए। ऐसा नहीं लगता कि अब टीकाराम जूली हैं जो राजस्थान में समाज कल्याण का दायित्व संभालते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब ये विभाग तो आप बांट सकते हैं कुछ भी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी जितनी उम्मीद नहीं थी, मेरी जितनी इच्छाएं नहीं थी, मेरी जितनी हैसियत नहीं थी, उससे कहीं बढ़ के पार्टी ने दिया है। और पार्टी जो भी निर्देश देगी, आदेश देगी, जो भी मेरे को काम करने के लिए मौका देगी, मैं उस पर खरा हूँ। और अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे मुरारी लाल मीणा जयपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए गहलोत को धन्यवाद दिया। करते हैं मुरारी लाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके कार्यकर्ता भी लगातार जोश में हैं और सभी लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से नजर आ रहा है अब आपको आगे, अपनी राह कैसी नजर आ रही है? तो मैं वैसे राजनीति में सामान्य रहता हूँ और मेरे को तो चाहे बनो तो भी सामान्य है, नहीं बनो तो भी सामान्य है, इसलिए नॉर्मल महसूस हो रहा है। अच्छा सर, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी अपनी, क्योंकि राज्य मंत्री का दर्जा आपको मिला है, लंबा वक्त था आपकी राजनीतिक, आपका एक लंबा अनुभव है लोगों के बीच में रहने का। किस तरह से आप लोगों के कामकाज को लेकर के क्या सोचते हैं सर? तो मैं विकास को लेकर के, व्यक्तिगत संबंधों को लेकर बहुत महत्व देता हूँ, और इसी के लिए हम एमएलए थे जब भी काम करते रहे थे। पिछली बार राज्य मंत्री रह चुके पहले जब भी काम किया, और मैं समझता हूँ कि जो जनता साथ में कार्य प्रणाली है वो आदमी की सदाबहार रहनी चाहिए। उसमें कोई मंत्री रहने से नहीं रहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से।
भारी बारिश और तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के कई जिलों में हालात पटरी से उतर गए। रिहायशी इलाकों पर बाढ़ की मार पड़ने से हजारों लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। जिन जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई उनमें कडपा भी शामिल है। जहां के बांध की तस्वीरों ने लोगों को डरा दिया। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने के बाद कडपा बांध के सभी गेट खोल दिए गए। इसके बाद पानी पूरी ताकत से वहां से निकला और सामने आने वाली हर चीज को आगोश में लेता चला गया। वहां के निचले इलाकों पर तो ये पानी कहर बनकर टूटा, क्योंकि वहां की सड़कें हों या मकान या फिर दुकान, सभी जगह पानी का कब्जा ही नजर आया। कुछ जिलों में हालात इस कदर बिगड़ गए कि वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा। अनंतपुर से सामने आई एक तस्वीर में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर चित्रावती नदी में फंसे लोगों को लिफ्ट करता दिखा। बताया गया कि करीब 10 मजदूर नदी में किसी काम से गए थे, लेकिन अचानक उसमें बाढ़ आ गई और वो लोग वहीं फंस गए। पानी का बहाव जब तेज हुआ तो उन लोगों ने खुदाई करने वाली जगह पर चढ़कर मदद की गुहार लगाई। इसके बाद वायुसेना का हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए वहां पहुंचा और रस्सी की मदद से एक एक करके उन्हें बाहर निकाल लिया गया। वहीं एक दूसरे इलाके में भी भारी बारिश के बाद मकान ढह गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई लोग उसके मलबे में दब गए। लेकिन राज्य के कुछ ऐसे इलाके जहां हेलीकॉप्टर भी पहुंच पाना मुश्किल दिखाई दे रहा था, उन इलाकों में नौसेना के जवानों को राहत और बचाव के काम में लगाया गया, क्योंकि वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। चित्तूर से सामने आई एक तस्वीर में लोगों को आने जाने के लिए जो सड़कें बनाई गई थी उन पर नाव चलती दिखी, क्योंकि बाढ़ की वजह से सड़कों का नामो निशान तक मिट गया। इसी बीच लोगों की मदद के लिए नौसेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और नाव के जरिए उन लोगों तक पहुंच पाने में कामयाब हुए जो चारों तरफ पानी से घिर गए थे। इसके बाद आसमानी आफत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें नेल्लूर से भी सामने आई, जहां बस स्टैंड बाढ़ के पानी में तैरता दिखाई दिया। वहां मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि लोगों को उसी पानी में चलकर अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ा। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने उन इलाकों का दौरा किया जहां भारी बारिश और तूफान की वजह से लोगों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और केरल में मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने कर्नाटक और गोवा के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। इसके अलावा केरल में भी अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बिजली कड़कने और हल्की बारिश होने की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वो अरब सागर के पूर्वी मध्य और मध्य क्षेत्र में ना जाए, क्योंकि वहां हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। और बिहार के पूर्णिया से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर कई घरों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगते ही इसने 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें तेजी से फैल रही थी, जिन्हें देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही आसपास के लोग खुद उसे बुझाने के लिए वहां जुट गए। अपने जलते घर को देखकर महिलाओं के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी ही देर में कई लोग वहां जुट गए। उन्होंने जलते हुए घरों से बचे हुए सामान को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लपटों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और देखते ही देखते वो चारों घर जलकर राख हो गए और उनमें रखा सामान पूरी तरह जल गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां तेल की कीमतों के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। बीजेपी ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल से वैट कम करने की मांग की और इसी मुद्दे पर वो सड़क पर उतर आए। जहां पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोका तो वो भी 2-2 हाथ करने को तैयार दिखे। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी भी शामिल रहे, जिन्होंने इस प्रदर्शन को झड़प में बदलने नहीं दिया। हालांकि मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी लगातार जारी रही। सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ रैली भी निकाली और अपनी मांग मनवाने की कोशिश की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया कि जब तक राज्य सरकार तेल की कीमतों को नहीं घटाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद भी अगर तत्काल प्रदेश की सरकार वेट कम नहीं करेगी तो इससे भी ज्यादा आक्रामक रूप से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर भी बैठ गए और वहां से आने जाने का रास्ता जाम कर दिया।
और गोवा में 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर इस समारोह की शुरुआत की। इस दौरान देश विदेश की कई हस्तियां वहां पर मौजूद थी, जिसके बाद उन्होंने करण जौहर के सवाल पर फिल्म शोले का डायलॉग भी सुनाया। मैं जानना चाहूंगा, मनीष जानना चाहेगा पर्सनली कि ऐसा कोई डायलॉग है हिंदुस्तानी सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का या कोई भी हमारे जो रीजनल भाषा हैं जो आपके जहन में बिल्कुल बैठ चुका है वो डायलॉग, या आप इस डायलॉग को बहुत पसंद करते हैं? अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अच्छा हुआ ये नहीं कहा। लेकिन 130 करोड़ के भारत में जो दुनिया का सबसे ज्यादा फिल्म बनाने का जिसको गौरव प्राप्त हो, वहाँ एक दो डायलॉग शायद बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन एक जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ याद रह जाते हैं पल। शायद ये चक दे इंडिया का डायलॉग होगा कि मुझे ना स्टेट्स के नाम सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे केवल एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया, चक दे इंडिया। क्या बात है सर, थैंक यू सर, सुप्रीमली इंस्पायरिंग। चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के बीच अगले साल तक भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को LAC पर तैनात कर देगा। इस आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद LAC पर भारत की ताकत चीन से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। खबर है कि रूस के साथ हुए सौदे के तहत 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को मिल चुके हैं और अगले महीने तक सौदे के तहत वो रडार पर भी भारत पहुंच जाएंगे, जो बहुत ज्यादा गहराई तक काम करने की ताकत रखते हैं। अभी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीन की सेना ने रूस की इसी तकनीक वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं और जैसे ही भारत अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बॉर्डर पर इसे तैनात कर देगा तो चीन को भी करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी DGP कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अपने 3 दिन के यूपी के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में DGP कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इस दौरान साइबर क्राइम, डेटा गवर्नेंस और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू धर्म की जीवन शैली सारी दुनिया को सिखानी है, न कि लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना है। सारी दुनिया में देना है, मतांतरण नहीं करना है, ये तरीका सिखाना है। गोवा में 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर इस समारोह की शुरुआत की। इस दौरान देश और विदेश की कई फिल्मी हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद रहीं। आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि अगले 25 वर्षों में भारत की पहचान दुनिया के कोने कोने में फिल्म जगत के माध्यम से कैसे हो। झारखंड के लातेहार में कुछ नक्सलियों ने रात के वक्त रेल की पटरियों को निशाना बनाया। नक्सलियों ने लातेहार और टोरी स्टेशन के बीच धमाके से पटरियों को उड़ा दिया। पटरियों को हुए नुकसान की वजह से उस रूट की कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया। नक्सलियों के विरुद्ध जो कार्रवाई लगातार चल रही है, पुलिस इसमें सक्रिय भूमिका में है। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में खास तरीके के गोदाम बनाने का फैसला लिया। बताया गया कि 11 गोदाम अगले साल फरवरी तक तैयार हो जाएंगे, जबकि बाकी 2024 तक तैयार करने का लक्ष्य है। FCI केंद्र सरकार की एजेंसी है जो सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों को अनाज दिलाती है। इसमें अनाज आ रहा है और इसके जरिए बाहर जा रहा है और उसके बाद पैकिंग की जा रही है। दावा है कि इस तरह के गोदामों में न सिर्फ अनाज की बर्बादी को रोका जा सकेगा, बल्कि लंबे वक्त तक उसे गोदाम में सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। साइंटिफिक वे में, मॉडर्न वे में रखा जाएगा, इसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। और फ्रांस की राजधानी पेरिस से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक इमारत अचानक लपटों में गिर गई। ये हादसा जिस जगह हुआ वहां कई दूसरी इमारतें भी थी, जिनमें आग के फैलने का खतरा तेजी से बढ़ने लगा। आग की लपटें उस इमारत की खिड़कियों से बाहर निकलती हुई नजर आई। वहीं धुएं का गुबार आसपास फैलने लगा। थोड़ी ही देर में दमकल कर्मचारी वहां पहुंच गए और उसे बुझाने में जुट गए। इस काम में हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई ताकि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके। वहीं दमकल कर्मचारी बिना देरी किए इमारत के अंदर दाखिल हुए। वहां धुआं इस कदर फैल चुका था कि उन्हें काफी दिक्कतें भी हुई। इसके बावजूद वो अपने मोर्चे पर डटे रहे और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया।
यूरोप के देश हॉलैंड के रॉटरडैम शहर में कोरोना वैक्सीन पर सरकार की सख्ती की तैयारी के विरोध में जमकर बवाल हुआ। खबर है कि वहां की सरकार कुछ सार्वजनिक जगहों पर वैसे लोगों के जाने पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। लेकिन इसके विरोध में सैकड़ों लोगों ने रॉटरडैम शहर की सड़कों पर खूब उत्पात मचाया। वहां न सिर्फ कई जगह पर आगजनी की गई बल्कि कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम करते हुए जुलूस निकाला और सरकार के विरोध में जमकर नारे भी लगाए। हालात बिगड़ते देख पुलिस मोर्चा संभालने में जुट गई। उसने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई राउंड गोलियां हवा में चलाई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। खबर है कि इस कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हुए। इसके बाद पुलिस की कई गाड़ियां रॉटरडैम की सड़कों पर दौड़ती नजर आईं, जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। और त्रिपुरा के उत्तरी त्रिपुरा जिले से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शरणार्थियों के एक कैंप में भीषण आग लग जाने से कई मकान जलकर राख हो गए। बताया गया कि वहां मिजोरम से आए शरणार्थी पिछले कई साल से रह रहे थे, जिनके कैंप में अचानक आग लग गई और कई मकान उसकी चपेट में आ गए। सामने आई तस्वीरों में एक साथ कई मकान जलते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद दमकल कर्मियों के साथ वहां रहने वाले लोग भी आग बुझाने में जुट गए। वहीं कुछ महिलाएं अपने जलते हुए घरों से बची हुई चीजें लेकर बाहर निकलती हुई नजर आई। हालांकि तब तक कई मकानों को आग ने घेर लिया था, कुछ तो पूरी तरह जलकर राख भी हो चुके थे। खबर है कि आग ने करीब 18 घरों को अपना निशाना बनाया। इस हादसे में लाखों रुपयों के सामान जलकर बर्बाद हो गए। बताया गया कि इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर जारी किया, जिसके बाद इस पूरे मामले में एनसीबी की जांच पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि अदालत में एनसीबी आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और न ही ये साबित हुआ कि आर्यन खान क्रूज पर ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। और इतना ही नहीं, एनसीबी ये भी कोर्ट को नहीं बता पाई कि छापे के दौरान आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिले थे। इसके अलावा ड्रग्स मामले में किसी भी तरह की साजिश के भी सबूत नहीं मिले। इस केस में आर्यन खान के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी ने सामने रखे थे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो आपत्तिजनक हो। प्रियंका गांधी की पीएम को लिखी चिट्ठी पर घमासान मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लखीमपुर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर निशाना साधा। अजय मिश्रा टेनी देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कैसे अपने पद पर बने रह सकते हैं? उनके पुत्र मुख्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ कैसे जांच होगी? वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने ज्यादा तवज्जो देना भी जरूरी नहीं समझा। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने टीम 9 को निर्देश दिए कि वो घर घर जाकर सर्वे करे और अब तक जिन लोगों ने पहली डोज नहीं ली उनकी अलग से लिस्ट बनाए। साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए हर स्तर पर लोगों का सहयोग लेने के भी निर्देश जारी किए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कुछ आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया। हालांकि जवानों की मुस्तैदी की वजह से हमले में सभी जवान सुरक्षित रहे। यूपी के अलीगढ़ में रोडवेज की एक बस और ट्रैक्टर के बीच हुई भीषण टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। 21 लोग के घायल टोटल हुए हैं, जिसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। 5 की कंडीशन सीरियस है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भारतीय सेना के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान ओटीए की पासिंग आउट परेड में 178 कैडेट को कमीशन दिया गया। इनमें 124 पुरुष, 29 महिलाएं और 25 विदेशी भी शामिल हैं। और मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने ये केस अमेजॉन के जरिए ऑनलाइन गांजा तस्करी मामले में दर्ज किया है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन इंडिया के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ ये केस एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 13 नवंबर को भिंड से 2 लोगों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जांच में पता चला कि अमेजॉन के जरिए विशाखापट्टनम से गांजा भिंड भेजा गया था। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनके पास से अमेजॉन की पैकिंग करने वाला सामान भी मिला था।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई बताया, जिस पर सियासत गर्मा गई। सिद्धू पंजाब के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए करतारपुर पहुंचे। और जैसे ही सिद्धू का काफिला करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुआ, उन पर फूल बरसाए गए। करतारपुर प्रशासन के अधिकारी खुद उनके स्वागत में बॉर्डर पर पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई बता दिया। On behalf of Prime Minister पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। सिद्धू इसके बाद करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने के लिए वहां से निकल गए। लेकिन उनके इस बयान पर देश में सियासी कोहराम मच गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सिद्धू के बयान के बहाने कांग्रेस को पाकिस्तानी प्रेमी बताने की कोशिश की। सारे तार जुड़े हुए, कैप्टन राहुल गांधी, बड़े भाई इमरान खान, बीच में सिद्धू के करतारपुर से लौटने पर जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो वो टाल गए। बीजेपी जो मर्जी कहे, जिन्हें मर्जी मैं कहते, कोई आरोप नहीं लाना। इस दौरान सिद्धू ने भारत और पाकिस्तान के बीच अमन और शांति कायम करने की भी बात कही। लेकिन तब उनके इमरान खान को बड़ा भाई बताने वाले बयान को विरोधी तूल दे चुके थे। सिद्धू की मुश्किल उस वक्त ज्यादा बढ़ गई जब इस मुद्दे पर कांग्रेस में ही दो सुर सुनाई दिए। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सिद्धू के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने एक ट्वीट किया, इमरान खान किसी के भी बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन भारत के नहीं। वहीं पंजाब कांग्रेस के विधायक परगट सिंह ने इस मुद्दे पर सिद्धू का बचाव किया। वाजपेयी जी गए, मोदी जी खुद गए। जब मोदी जी जफ्फी डालते हैं, बीजेपी को कुछ नहीं, तो सारा कुछ ठीक लगता है। इसके अलावा अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सिद्धू के बयान पर तीखा हमला बोला। और अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में एक नाबालिग के खिलाफ केस खत्म किए जाने के विरोध में हुए प्रदर्शन को पुलिस ने दंगा घोषित कर दिया। उस नाबालिग पर 2 लोगों की हत्या के साथ एक आदमी को घायल करने का आरोप था, लेकिन जैसे ही उस पर लगे इन आरोपों को वापस लिया गया, वहां कई लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने न केवल पुलिस वालों को निशाना बनाया, बल्कि सड़क पर जमकर मारपीट करते हुए भी नजर आए। उनके उत्पात को देखते हुए पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। खबर है कि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कुछ इमारतों पर भी हमला किया। इस हंगामे को देखते हुए पुलिस ने उनके प्रदर्शन को दंगा घोषित कर दिया। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू अपने ऊपर लगे आरोपों की वजह से रोए तो उनके समर्थक इससे खासे नाराज हो गए। उन लोगों ने सीएम से वाईएसआर कांग्रेस के उस विधायक को हटाने की मांग की, जिस पर चंद्रबाबू नायडू और उनकी पत्नी के बारे में टिप्पणी करने का आरोप है। और इसी मांग के साथ तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के दफ्तर में ही सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वो इसे एक रैली की शक्ल देना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही पार्टी ऑफिस के बाहर पुलिस का जमावड़ा मौजूद नजर आया। पुलिस की एक बड़ी सी टीम ने वहां पूरे इलाके को घेर लिया, जिसके बाद टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने अंदर ही एक अर्थी तैयार की और उसमें सीएम जगन रेड्डी की तस्वीर लगा दी। जब उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली तो उन लोगों ने सीएम की तस्वीर को पैरों से रौंदना शुरू कर दिया। ऐसा होते ही पुलिस के कुछ जवान फौरन गेट खोलकर अंदर आए और लोगों की भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश करने लगे। इस धक्का मुक्की में कई लोग जवानों से भिड़ भी गए, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। काफी देर तक चली बहस के बाद महिलाओं का एक झुंड महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन करने लगा। एक महिला पुलिसकर्मी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उनमें से एक टीडीपी कार्यकर्ता ने अपने पास से जगन रेड्डी की एक तस्वीर निकाली। उसने उसे हवा में लहराते हुए चप्पल से मारना शुरू कर दिया, जिसके फौरन बाद पुलिस वालों ने तस्वीर छीन ली। इस बात से गुस्साए टीडीपी कार्यकर्ताओं ने वहीं धरना देना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर से पुलवामा में आतंकियों के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक लश्कर के आतंकियों की मदद करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर कई जगहों पर ग्रेनेड हमले में शामिल होने का आरोप भी है। अफ्रीकी देश सूडान में सेना के शासन के खिलाफ फिर कई लोग सड़कों पर उतर आए। 3 दिन पहले जब लोगों ने मार्च निकाला था तो सुरक्षा बल की गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई थी।
इसके बावजूद लोगों का प्रदर्शन नहीं रुका। लोकतंत्र बहाल करने की मांग करते हुए राजधानी खर्तूम की सड़कों पर फिर सैकड़ों लोग जम गए। सबसे पहले इन लोगों ने एक जुलूस निकाला जो शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरा। इस दौरान इन लोगों ने सैनिक शासन के खिलाफ खूब नारे लगाए। हाथों में बैनर और पोस्टर पकड़े इन प्रदर्शनकारियों का सुरक्षा बल के उन जवानों पर भी गुस्सा फूटा जिन्होंने 3 दिन पहले प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी। सूडान में पिछले महीने सेना ने वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके तख्ता पलट कर दिया था। और दिल्ली की सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने एक्टर कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दी है। कंगना के खिलाफ ये शिकायत उनके सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के विरोध में दी गई, जिसमें उन्होंने कृषि कानून बिल को लेकर पोस्ट की थी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने केंद्र से कंगना की सुरक्षा वापस लेने की मांग भी की। सरकार से आग्रह करता हूं, इसको सिक्योरिटी की नहीं, इसको एक हॉस्पिटल की जरूरत है जहां पे इसका इलाज किया जा सके। और अब पहले भी हमने इस पे कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन हम इसको परस्यू नहीं किया, लेकिन अब इस पे मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और अब इसको जेल तक ही छोड़ के आएंगे। और मैं कंगना रनावत को ये जरूर कहना चाहता हूं, हमारा इतिहास जानना है तो जखरिया खान से जाके पूछ लो, अब्दाली से जाके पूछ लो, जनरल डायर के परिवार से जाके पूछ लो। हमें बार बार चैलेंज मत करो। कुचलने की अगर कहीं बात आई, अगर हमने कुछ कर दिया तो फिर तुम्हारे परिवार और तुम्हारे माँ बाप भी याद रखेंगे। और मैं तुम्हारे माँ बाप को भी ये कहना चाहता हूँ, अपनी बेटी को संभाल लो। चीन में सरकार की बात ना मानने वालों के लिए लगातार गायब होने की खबर है। चीन की मशहूर टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई बीते करीब 2 हफ्तों से गुमशुदा है। वो भी तब से जब से उन्होंने चीनी सरकार के एक पूर्व अफसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पेंग ने 2 नवंबर को सोशल मीडिया पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व अधिकारी झांग गाओली के खिलाफ एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने झांग पर आरोप लगाया कि उन्होंने 3 साल पहले उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। हालांकि उस पोस्ट को सोशल मीडिया पर से जल्द हटा दिया गया था, लेकिन यह आरोप आग की तरह फैल गई। बीजिंग में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत होनी है, लिहाजा पेंग का लापता होना चर्चा में है। पेंग से पहले भी कई जाने माने लोग अचानक ही लापता हो गए थे, जिनमें मशहूर अभिनेत्री फान बिंगबिंग भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। दुनिया का आदि कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की जरूरत करेगा तो भारत आज उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। गुजरात के आणंद में वटामन भावनगर हाईवे पर एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों की घटना वाली जगह पर मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी 4 लोगों को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। INS विशाखापट्टनम सुबह नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस युद्धपोत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की जागरूकता के लिए मैराथन का आयोजन किया। 6 किलोमीटर लंबे इस मैराथन में 600 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें कई लड़कियां भी शामिल रहीं। जो रोड यूजर्स हैं उनकी सेफ्टी रोड के ऊपर कैसे इंश्योर करनी है, वही मेन थीम है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मशहूर सूफी संत मीर सैयद हुसैन का उर्स मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग वहां जुटे। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में चल रही मुफ्त राशन योजना को जारी रखना विधानसभा के चुनाव में एक अहम कदम साबित हो सकता है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन के साथ ही खाने का तेल, नमक और दाल मुफ्त में दिए जाने की घोषणा कर दी। 2-3 चीजें इनकी रसोई में और भी ऐड होने वाला है और ये जल्द ही इनको मिलेगा अगले 4 महीने तक। यूपी सरकार ने ऐलान किया कि राशन कार्ड धारकों को ये सम्मान 2022 के मार्च महीने तक मुफ्त दिया जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस योजना का फायदा उत्तर प्रदेश के करीब 15 करोड़ लोगों को मिलेगा। दाल, नमक, तेल अगर ये मिल जाएगी तो हम लोगों का चलाना घर बहुत आसान हो जाएगा। थाईलैंड से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां लाइट फेस्टिवल की ऐसी धूम देखने को मिली कि चाओ प्राया नदी सजी हुई टोकरियों से जगमगा उठी और माना जाता है कि इन टोकरियों को नदी में बहाने से किसी भी व्यक्ति का दुर्भाग्य उससे दूर चला जाता है और ये पानी की देवी को श्रद्धांजलि देने का भी एक तरीका है, जिसे निभाने के लिए कई लोग चाओ प्राया नदी के किनारे पहुंच गए। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें नदी में रंग बिरंगी टोकरियां तैरती हुई नजर आई। कई टोकरियों में कमल के आकार की थी तो कई पर मोमबत्तियां लगी हुई थी। वहां जुटे लोगों ने उन्हें पानी में छोड़ने से पहले प्रार्थना की और फिर नदी में मौजूद गोताखोरों को उसे बहाने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ सौंप दिया। जब कई सारी टोकरियां एक साथ नदी के पानी में तैरने लगी
तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार बांटे। इंदौर को लगातार 5वें साल सबसे साफ सुथरे शहर के खिताब से नवाजा गया, तो छत्तीसगढ़ को तीसरी बार सबसे साफ राज्य का तमगा मिला, जिसके बाद इन दोनों जगहों पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम के कर्मचारियों ने दफ्तर में जश्न मनाना शुरू कर दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें इंदौर नगर निगम के कुछ कर्मचारी ढोल पर नाचते नजर आए। नगर निगम के कर्मचारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा भी करवाया। वहीं इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर ललवानी ने इसका श्रेय कर्मचारियों से लेकर वहां के लोगों तक को दिया। तभी संभव होता है जब हम सब मिलकर काम करते हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूं इंदौर को। इसी तरह छत्तीसगढ़ को सबसे साफ राज्य श्रेणी में अवार्ड मिला, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने हाथों से दिया। प्रदेश को मेंटेन करके रखना और तीसरी बार निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। पुरस्कार मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया। और हांगकांग से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर पुलिस ने एक इलाके में आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल को अंजाम दिया, जिसके लिए बकायदा एक आदमी को काले कपड़ों में आतंकी की तरह दिखाया गया, जो हमला करने के इरादे से हथियारों के साथ आतंक फैलाता हुआ नजर आया। इसके फौरन बाद वहां पुलिस की कुछ गाड़ियां पहुंची, जिनमें कुछ जवान पहले से ही हथियारों से लैस थे। इसी के साथ कुछ जवान छत पर स्नाइपर के साथ तैनात नजर आए और उन लोगों ने बड़ी होशियारी से आतंकी को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गए। इस दौरान उसके साथी को भी पुलिस ने पकड़ा, जिसके पास बम होने की आशंका के चलते उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली गई। दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में चीन और रूस के लड़ाकू विमानों के घुसने से हंगामा मच गया। बताया गया कि दोनों देशों के लड़ाकू विमान एक संयुक्त सेना अभ्यास के दौरान दक्षिण कोरिया की सीमा के नजदीक आ गए, जिनके रडार पर दिखते ही साउथ कोरिया की वायुसेना एक्टिव हो गई। रूस के लड़ाकू विमान को घेरने के लिए फौरन एक हवाई जहाज तैयार किया गया। ग्राउंड स्टाफ का इशारा मिलते ही बर्फ से घिरे रनवे पर एक भारी भरकम विमान ने उड़ान भरी। रूस के फाइटर जेट के नजदीक पहुंचने पर उसने रेडियो सिग्नल के जरिए संदेश दिया, जिस पर रूस के पायलट ने कुछ इशारा करते हुए जवाब दिया। दोनों ही विमान एक दूसरे के बराबर काफी देर तक उड़ान भरते दिखे। हालांकि सिग्नल मिलने के बाद रूसी फाइटर जेट ने अपना रास्ता बदल दिया। इस घटना पर साउथ कोरिया के आपत्ति उठाने के बाद चीन की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि यह हवाई ड्रिल रूटीन सेनाभ्यास का हिस्सा थी। हालांकि रूस ने अपने विमान के साउथ कोरिया की सीमा में दाखिल होने की बात को नकार दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सीहोर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यूपी के बरेली में इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चों की मौत हुई। कुछ देर बाद परिवार वाले बच्चों के शव के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंच गए, जहां पुलिस ने किसी तरह उनको समझा बुझाकर शांत कराया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार पुलिस ने चिटफंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड के डायरेक्टर को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। कंपनी के डायरेक्टर पर पैसे दोगुने करने का लालच देकर सैकड़ों लोगों से ठगी करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के रीवा में मजदूरी मांगने पर एक मजदूर का हाथ काट दिया गया। हाथ काटने का आरोप मालिक पर लगा। आरोप है कि इस शख्स ने मालिक से मजदूरी देने की मांग की। इस बात से नाराज मालिक ने उसका हाथ काट दिया। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों ने मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि आरोपी राजेश शर्मा कर्ज से परेशान था और कर्ज चुकाने के लिए ही उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। यूपी के कानपुर में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत के बाद उसके परिवार वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।